The 24th Chief Election Commissioner of India, Sushil Chandra, will in about 45 minutes from now announce the date of polling in 5 states, Uttar Pradesh being the prize electoral catch. Rajiv Kumar and Anup Chandra Pandey are the two other election commissioners, 573 seats up for polls. What I want to show you are some of the recent comments made by the key players in this state of war. Let's take you through what they're saying at this moment, and then we'll try and get a sense of who's been exuding the greatest confidence going into this big battle. ये हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। सच कौन है और झूठ कौन है ये दुनिया जान रही है। हमने 1990 में भी कहा था कि जहाँ रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन लोगों ने तब स्वीकार नहीं किया, तब राम भक्तों पर गोली चलाई। हमने तब भी जो बात कही थी, हम आज भी उस पर अडिग थे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगले 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे भव्य राम मंदिर दुनिया के सामने आएगा। पहले तो मैं एक जवाब दे दूं कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हम हैं। वो उनकी जो परिभाषा हिंदू वाली है वो परिभाषा हमें नहीं चाहिए, जो नफरत फैलाती हो, जो लड़ाती हो लोगों को, समाज को बांटती हो। हम उनसे बड़े हिंदू हैं। और जहाँ तक भगवान की पूजा है, आप सैफई में दिखाइए। हमारा जन्म तो अभी हुआ है, मान लीजिए, जब कभी हुआ। हमारे मंदिर तो हमारे जन्म से पहले के हैं। नेताजी हनुमान जी की पूजा न जाने कब से करते आए हैं। तो हम हैं ही नहीं हिंदू, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू है। जो पाप करे वो हिंदू। निवेशक आए, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह, आज आप, ये डाटा मेरे नहीं हैं, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी है, यहाँ पर अपमानित किया है। कितनी नौकरियां हैं जो दे सकते थे। वादा किया 70 लाख का, क्या नौकरियां दी इन्होंने? 4 लाख के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी असली हैं कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी से करोड़ों नौकरियों का कहा कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। विपक्ष ने कहा सूची दीजिए किन को आपने रोजगार दिया है, कोई सूची नहीं। आपने पहली इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने कहा एमओयू साइन हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए। फिर एक और डिफेंस का आपने एक्सपो किया, एमओयू किया। बताइए वो एमओयू जमीन पे है कि नहीं है? कितना जमीन पर पहुंचा है? केवल झूठ बोलना इस सरकार का काम है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाए। 400 सीटें, 400। अखिलेश जी थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लेते। अच्छा, ये सवाल हमसे कर रहे हो आप? बीजेपी ने कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी से सवाल क्यों नहीं कर रहे आप? उनसे भी तो हो रहे हैं सवाल। बीजेपी ने कहा हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन में सवाल क्यों नहीं किया आपने? हमारी 400 सीटें हम जीत जाएंगे, उस पर सवाल कर रहे हो आप? नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। आप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप होंगे, सारे सवाल होंगे उनसे। आप उनसे पूछिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगी उत्तर प्रदेश की? होंगे सर, होंगे सवाल, तमाम तरह के सवाल होंगे। आप 400 ऐसे क्यूटो कब बनेगा? बनारस बन रहा है, काशी विश्वनाथ का जो पूरा परिसर है वो तो आहिस्ता आहिस्ता। क्यूटो और वो कॉरिडोर जो पास हुआ था, समाजवादी पार्टी की कैबिनेट में पास हुआ था। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने मुझसे सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। सीटें ही 403 है। ओह, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 500 कैसे नहीं कह दिए, क्योंकि जब बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं।
और तो और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरुपा को वहाँ पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। आप मुझे बताइए, आजमगढ़ की जनता ने अपने सांसद का शकल पहले और दूसरे कोरोना कालखंड में कभी देखा? नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा। यानी ये समय है जब संकट के समय अगर नेता अपने जनता के बीच में नहीं है तो फिर नेता कैसे? प्रदेश की जनता आपके सभी कारनामों को जानती है। सपना देखना बुरा नहीं है, वो आपका अधिकार है। Okay, Rajdeep Sardesai joins me. He's been a bit under the weather. Rajdeep, I hope you're feeling better. How's your throat? Big election season coming up. Need you in top form? Slightly better, Rahul, slightly better, getting better by all the time. What would you be looking out for, Rajdeep, elections- when the Chief Election Commissioner starts announcing the dates for polling and then counting? What are the critical factors in the manner in which the poll schedule is rolled out that you'll be looking out for? Well, I think that's very important because this is a poll taking place in extraordinary circumstances. We are in the midst of a third wave of COVID, and while it may not be as virulent as the second wave was in April, May, it still is very contagious. And some of the states that are going to the polls, like Punjab and Uttar Pradesh, vaccination levels, double vaccination levels, are still not at a level where you can be completely confident that the virus won't spread when there are large rallies or road shows. So I think the challenge is for the Election Commission to hold a poll in the age of Omicron, keeping public health concerns in mind. I mean, forget the politics for a moment, who wins, who loses, we can discuss that later. But I think that is what one is looking at. What kind of poll schedule will you have? Can you crunch the campaign? Can you put in place certain rules and regulations by which political parties actually fear the Election Commission and therefore will hesitate before they do these road shows and large rallies? Because we saw, Rahul, in Bengal last year, when the elections were taking place, even as the second wave was being witnessed, there were large rallies, there were road shows, and politicians were not observing the rules, and there was no punishment. You see, it's not enough for the EC to send a notice to a politician. They've actually got to find ways of deterrence to deter them But from Rajdeep, there's flouting also these the rules factor that in the COVID last time. few So I think phases that's of the polls interesting to in see. West Bengal, when rallies were actually curtailed, the BJP's tally in those seats of South Bengal crashed. And even within the BJP at this moment, there is a big what if we'd been able to campaign, what if Delta hadn't prevented us from campaigning in the last few phases, would we have done better? That's a big question mark. So now, the moment there are restrictions, while of course for public health there must be restrictions, you then don't know how that will play itself out in the actual election and what impact it will have, who benefits and who loses. Yes and no. Yes, to the extent that the BJP could argue that they have the election machine to hold these mega rallies and road shows, unlike their opponents. The flip side is the BJP also has a very strong social media presence, a presence in the virtual world, a presence on the internet. They have many more WhatsApp groups than all the other parties at the moment, right down to the booth level. So if you were to argue that the BJP would lose out if the election campaign went at least part virtual, I wouldn't entirely agree. In fact, I think the BJP has a number of advantages over its rivals, both in terms of resources and in terms of internet penetration, which would actually benefit it. Obviously, the star campaigners of the BJP are many more than the other parties. The other parties in this race, for example, Akhilesh Yadav is virtually the sole campaigner of the Samajwadi Party, as is Mayawati of the BSP. So they need them at all these rallies. The BJP has many more leaders whom they can virtually use to carpet bomb a state. So it's a double-edged sword, who benefits, who doesn't. But I think this is about public health. I mean, public health concerns this time, Rahul, in my view, necessitate a very different election campaign to what we've seen in the past. Plus, the biggest factor is that the BJP goes into the polls with a 13-point vote share advantage over its closest competitor. And therefore, for the election result to be reversed will require a massive upsurge
in the Samajwadi Party's vote share. Will that happen? The extent to which it will happen is something that we'll track very, very closely. I'm slipping into a quick break. When we come back, we will count down to the big press conference of the Election Commission. We will know in a short while from now whether poll dates will be postponed or whether dates will happen at around the same time. Remember, in 2017, elections in Uttar Pradesh were held in 7 phases. The first phase was on the 11th of February, the last phase was on the 8th of March, and then counting took place on the 11th of March. So 11th of March was counting day, 8th of February was the 11th of February was the first phase, and the 8th of March was the last phase. So will it be roughly in the same window? Will the window shift? We'll track that and more when we come back on the other side of a quick break. You're watching India Today.